दोस्तों, साल की शुरुआत हुई नहीं कि हिमालय से दो सबसे बड़ी दर्दनाक आफत आ चुकी है। पहले जोशीमठ और अब उसी हिमालय में बसे देश नेपाल में इतनी बड़ी तबाही की 72 पैसेंजर के साथ एक प्लेन ऐसे हादसे का शिकार हुआ कि अब तक 70 लोगों की डेड बॉडी को खोज लिया गया है और बाकी बचे 2 की पूरी खबर भी नहीं है। इस पूरी खबर में भारत के लिए भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लेन में 5 भारतीय भी थे और उनके भी बचने की कोई खबर नहीं है। उसके साथ ही उस प्लेन में 14 फौजी भी सवार थे। ये घटना नेपाल के पोखरा इलाके में हुई, जिसके बाद से नेपाल की सेना, आर्म पुलिस और नेपाल के पुलिस के साथ ही लोकल सिटीजन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं, जिसमें अब तक किसी को जिंदा नहीं बचाया जा सका, जिसने इस मुद्दे को इंटरनेशनल खबर बना दिया है। जिसके बाद से पूरी नेपाल गवर्नमेंट और वहां के पीएम ने खुद इस मामले में दखल देते हुए हाई लेवल मीटिंग करनी शुरू कर दी है। इसको जरा डिटेल में बताएं तो नेपाल की एटी एयरलाइंस की ATR 72 प्लेन ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी और ये दोनों इलाके हिमालय के पहाड़ी इलाके में आते हैं। इस प्लेन की कुल कैपेसिटी 72 सीट की थी, इसीलिए 68 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल 72 लोग प्लेन में सवार हुए और काठमांडू से उड़ान भरी। सब कुछ सही रहा और लगभग यात्रा भी पूरी हो चुकी थी। प्लेन अपने डेस्टिनेशन पोखरा के करीब ही पहुंचा था कि लैंडिंग के महज 10 सेकंड पहले ही क्रैश हो गया। लोकल मीडिया की माने तो उनके मुताबिक ये हादसा पोखरा के पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच हुआ। ये हादसा दिन में 11:10 पर हुआ था, जब ये प्लेन पोखरा घाटी में बहने वाली सेफ्टी नदी की खाई में जाकर गिर गया। उसके बाद जितनी शुरुआती जांच हुई उसके हिसाब से नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कहा गया कि प्लेन क्रैश खराब वेयर की वजह से नहीं बल्कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये भी कहा गया है कि विमान के पायलट ने ATC से लैंडिंग के लिए परमिशन भी ले ली थी। पोखरा ATC की ओर से लैंडिंग के लिए ओके भी कह दिया था, लेकिन सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि लैंडिंग से ठीक पहले ही प्लेन में अचानक आग लग गई थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। इसके लिए फिलहाल ये बात नहीं कही जा सकती कि ये दुर्घटना मौसम की खराबी वजह से हुई है। अब असल में इस घटना की असली वजह क्या थी, यह तो तभी पता चल पाएगा जब इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स बरामद होगा। ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस हादसे में एक ऐसा को इंसिडेंट भी जुड़ गया कि उसे सुनकर आपको हैरानी होगी, और यह जो इंसिडेंट है वह प्लेन की को पायलट अंजू खातेवार से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस प्लेन को कमल केसी के साथ अंजू उड़ा रही थी। बतौर को पायलट ये अंजू खातेवार की ये आखिरी उड़ान थी। इसके बाद वो कैप्टन बनने वाली थी, यानी कि इसी उड़ान की कंप्लीट होने के बाद उनका प्रमोशन तय था। उनके साथ उनके सीनियर पायलट और ट्रेनर कमल केसी थे, जो इससे पहले कई पायलटों को ट्रेनिंग दे चुके थे। कैप्टन कमल केसी को 35 साल का एक्सपीरियंस था, इसीलिए 15 जनवरी को पोखरा को उड़ान भरते टाइम कमल केसी ने मैन पायलट की सीट पर अपनी को पायलट अंजू को बैठाया था। प्लेन की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद अंजू को चीफ पायलट का लाइसेंस मिल जाता। अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया। पायलट बनने के लिए कम से कम 100 घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस का होना जरूरी होता है। को पायलट अंजू इससे पहले नेपाल के लगभग सभी एयरपोर्ट पर सफल लैंडिंग कर चुकी थी, लेकिन 15 जनवरी को पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन इसमें जो कोइंसिडेंस है कि ऐसे ही एक हादसे में अंजू के पति की भी मौत हो चुकी थी। आपको बताएं कि को पायलट अंजू के पति दीपक पोखरेल भी इसी एट एयरलाइंस के को पायलट थे और करीब 16 साल पहले 21 जून 2006 को एट एयरलाइंस की प्लेन 9 विमान भी क्रैश हो गया था, जिसमें 6 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर की मौत हो गई थी, जिसमें अंजू के पति भी थे। खैर, इस मुद्दे पर वापस आए तो इस हादसे के बाद ही नेपाल में जहाज़ों के उड़ान के खतरे एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले 30 सालों से नेपाल में लगभग 28 प्लेन क्रैश कर चुके हैं, जिसके बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि रुगर माउंटेन रीजन, बैड वेयर, पुराने विमान, अनएक्सपीरियंस पायलट्स ने नेपाल को फ्लाइट्स के लिए सबसे खतरनाक देश बना दिया है, जिसमें नेपाल सरकार का खुद भी यही मानना है कि यहाँ के पहाड़ नेपाल के पायलटों के लिए अभिशाप बन गए हैं। लेकिन आपको बताएं कि जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके साथ भी कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं जुड़ी हुई थी, बल्कि वो प्लेन 42 वर्ष पुराने मॉडल का था। इस मॉडल का पहला विमान 1981 में बना था। इसके बाद 100 से ज्यादा देशों के करीब 200 एयरलाइंस में इसे शामिल किया गया। इस मॉडल के एयरक्राफ्ट को फ्रेंच कंपनी एबस और इटालियन कंपनी लियोनार्डो ने बनाया था। तो आइए आपको बताते हैं नेपाल क्यों हवाई जहाज का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। सबसे पहले अगर वहां की सरकारी एजेंसियों की बात माने तो नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 2019 की सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक देश की डेंजरस ज्योग्राफिकल लोकेशन पायलटों के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। नेपाल में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं। ये दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक माउंट एवरेस्ट के साथ ही उसमें से 8 सबसे ऊंचे पहाड़ मौजूद है और नेपाल में महज एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो किसी लेवल से 1338 मीटर ऊपर एक नैरो वैली में बनाया गया है। अब ये वैली इतनी संकरी है कि इसकी वजह से कभी कभी प्लेन को मुड़ने में कम जगह मिलती है। इसके अलावा आपको बताएं कि नेपाल के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद लुक्ला शहर का एक एयरपोर्ट दुनिया के सबसे डेंजरस एयरपोर्ट में से एक है।
अब ऐसा क्यों है उसे समझने के लिए आपको बताएं, ये एवरेस्ट के करीब है और ऐसे में इस एयरपोर्ट को एवरेस्ट का एंट्री गेट भी कहा जाता है। बे से भी इस एयरपोर्ट को एक बड़ी चट्टान को काट कर बनाया गया है। अगर आप समझे तो लुकला एयरपोर्ट के एक एज पर जॉइंट माउंटेन और दूसरे एज पर खतरनाक खाई है। ऐसे में अगर कोई नौसिखिया पायलट प्लेन चलाता है तो प्लेन क्रैश का ज्यादा खतरा रहता है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि नेपाल में जो भी एयरपोर्ट बने हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अगर पहाड़ों के बाद हम प्लेन क्रैश के अगले रीजन की बात करें तो इसमें आता है नेपाल का मौसम, यानी हिमालय का मौसम कितनी तेजी से बदलता है या कितनी तेजी से खराब होता है ये तो आपको पता ही होगा, और यही मौसम प्लेन की उड़ान के लिए काफी खतरा उत्पन्न करता है। पल पल बदलते मौसम के कारण पायलट को प्लेन नेविगेट करने में दिक्कत आता है, वो भी तब जब मौसम अचानक बदले और सामने कुछ भी दिखाई ना दे, धुंध हो या तूफान ताजी बर्फबारी से एयरपोर्ट के रनवे काफी खतरनाक हो जाते हैं। इसमें होने वाली थोड़ी सी भी चूक लैंडिंग को जानलेवा बना सकती है। अब ये तो होगी मौसम और एयरपोर्ट की मुश्किलें, इसके बाद नेपाल के साथ एक और बड़ी मुश्किल ये है कि वहाँ पर आज भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, इसलिए वहाँ पर आज भी बेहतर रडार और बेस्ट स्टाफ की कमी पाई जाती है। इसी की वजह से पायलटों को प्लेन चलाने में बहुत मुश्किलें आती है, क्योंकि उन्हें क्लियर सिग्नल और मौसम का अंदाजा टाइम से नहीं हो पाता। इसी प्रकार से पुराने डिजाइन के प्लेन होने के नाते इसमें सेंसर मौजूद नहीं होते जो ऑटोमेटिक अलर्ट से पायलट को पहले ही चेतावनी दे। इसी कारण से नेपाल की एविएशन इंडस्ट्री की हालत ऐसी हो गई है कि नेपाल के खराब एविएशन रिकॉर्ड के कारण यूरोप की कमीशन ने नेपाल एयरलाइंस पर 28 देशों के ब्लॉक में उड़ान करने में पूरी तरह से बैन लगा रखा है। पिछले कुछ सालों में भले ही नेपाल की एयर इंडस्ट्री में तेजी आई हो, लेकिन यहाँ होने वाले प्लेन क्रैशेज में कोई कमी नहीं आई है। अब बात करते हैं 15 जनवरी को हुए हादसे की, जब पायलट को 2 बार प्लेन लैंडिंग के लिए हरी झंडी मिल गई थी। तो आखिर यह हादसा हुआ क्यों, जिसका पूरी तरह से तब पता चलेगा जब इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाएगा। अब ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है और यह कैसे प्लेन क्रैश की पूरी कहानी बताएगा, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बस इसका नाम ही ब्लैक बॉक्स, असल में ब्लैक बॉक्स का रंग ब्लैक या काला नहीं बल्कि ऑरेंज रंग का होता है। आपको बता दें, बॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के कारण ये इन्वेस्टिगेटर को उसकी वजह जाने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, दरअसल ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, जिनमें से एक होते हैं जो कि फ्लाइट का डाटा रिकॉर्ड करता है, जो हवा की ऊंचाई और प्लेन स्पीड जैसी 80 और भी एक्टिविटीज को मिनी सेकंड में रिकॉर्ड करता है और इसमें रिकॉर्डिंग स्टोरेज भी रहता है। और दूसरा होता है जो कि और की वॉइस रिकॉर्ड करता है, यानी हादसे से पहले पायलट सीट पर बैठा हुआ क्या बोल रहा है और उसे कंट्रोल रूम से क्या सिग्नल मिल रहे हैं, वो सब इसमें रिकॉर्ड होता है। इसमें स्विच और प्लेन के इंजन की आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है, यानी अगर आप समझे, इस बॉक्स में हर वो जानकारी जमा हो जाती है जिससे बाद में इन्वेस्टिगेट करना आसान हो जाता है और असली वजह की पहचान हो जाती है। ब्लैक बॉक्स में निकलने वाला डाटा को 10 से 15 दिन में एनालाइज किया जाता है। ये थी 15 जनवरी को हुए नेपाल में प्लेन हादसे की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।